वो तो डाउट थोड़ी है ना मुझे कोई। नहीं 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 नहीं, वॉर में अगर कुछ नहीं हुआ तो बाद में आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मांग सकते, जितना था उतना ही वापस मिल जाएगा। क्योंकि वॉर, अच्छा वॉर एक सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है? सुपर, व्हाट इज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी? विच इज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। तो इसलिए यू डोंट हैव टू पे द इंटरेस्ट ड्यूरिंग द वॉर। नहीं, रीपे तो करना है आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वही तो, क्योंकि वो सुपर विनिंग पॉसिबिलिटी है ना उस टाइम पर। हाँ, नहीं बेटा, रीपे तो होगा 100%। ड्यूरिंग द वॉर वो रीपे नहीं होगा, लेकिन जब वॉर खत्म होगा तब तो आपको पे करना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो कभी तो खत्म होगा बेटा, वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया था। अच्छा, इस केस में, इस सरकमस्टांस में कंपनी ने क्यों मांगा? क्योंकि कंपनी को लगा मैं डोमेस्टिक हूं, तभी तो उसने मांगा। अच्छा, अगर कोई फॉरेन कंपनी होती वो मांगती ही नहीं, वो तो मांगती नहीं, उसको लगा कंपनी अलग है हम लोग अलग है, इसलिए उसने मांग लिया था। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, केस, हाँ बिल्कुल, हाँ। अच्छा, लेट सपोज करो किसी ने मुझ पर केस कर दिया, तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ दूसरे लोगों से? हाँ, कोई प्रूफ थोड़ी ना हुआ कि मैं गिल्टी हूँ। और गिल्टी भी, वो भी तो अलग अलग ऑफेंस होते हैं बेटा। वो तो मैंने अगर कोई मर्डर करा या कुछ ऐसा करा तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकेबल कर देंगे ना। नहीं तो अगर लेट सपोज करो एक छोटी मोटी गलती कर दी मैंने, किसी ने केस कर दिया, मैंने उसको कंपनसेशन पे कर दिया, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या आगे? अच्छा, क्या एक ब्रीच के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? कर सकते हो। ब्रीच करना थोड़ी ना कोई आप कॉन्ट्रैक्ट से इनकेपेबल हो जाओगे। इनकेपेबल तो तब होते हो जब आपको प्रिजन में डाल देते हैं ये लोग। जब आपके ऊपर एक अनकंपाउंडेबल ऑफेंस चल रहा हो तब यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में तो ब्रीच होता ही है, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चलेगा बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, डिसीजन भी बेटा, जो ऑफेंस है वो भी एक अनकंपाउंडेबल ऑफेंस होना चाहिए ना। जैसे लेट्स सपोज, अच्छा लेट्स सपोज करो मैं ट्रेन से आता, मैंने ट्रेन की चेन खींच दी, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया 2-3 महीने के लिए, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल था, अनकंपाउंडेबल था। कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस करने के लिए आपको मना नहीं कर देंगे कि आप आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। आप कुछ अनकंपाउंडेबल ऑफेंस करोगे ना, मर्डर टेररिस्ट के काम करोगे, तो जाके आपको ये लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। हाँ बिल्कुल, वॉर खत्म होने के बाद आप डिले करते हो फिर तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब तक दोगे नहीं, जब तक लेट करोगे जितना। नहीं, कोर्ट का भी, अच्छा क्या कोर्ट ऐसे हो सकता है ठीक है आज के बाद पे ही नहीं करना? कोर्ट भी तो ये बोलेगा ना अभी नहीं पे करेंगे, लेकिन जब वॉर खत्म होगा तब दे देंगे। हाँ, अगर कोर्ट ने मना कर दिया, वैसे कोर्ट करेगा नहीं 100%, बट अगर इन एनी केस अगर कोर्ट मना कर दे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता फिर। तो एक हेडिंग देना, क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? अच्छा देखो, अब दो चीजें रह गई बेसिकली। क्या? अरे ना, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था मैं तो। हाँ, नहीं नहीं, अरे चलेगा। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं मना थोड़ी, वो तो टैलेंट को मैं थोड़ी ना डाउट करूंगा अपने। अच्छा, लिखिए बेटा, एक हेडिंग देना, मेमोरेंड, अच्छा सॉरी, एक हेडिंग देना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। वो बाद में कर लेते हैं। अभी पता लगेगा यार, एक दो लोगों को तो मैसेज आया पास हो गए, लेकिन अभी कॉल करेंगे, पूछेंगे यार, इनका फोन तो नहीं आया, पता नहीं ना, ऐसे पूछना भी अच्छा नहीं लगता ना यार। वो भी पता लगेगा। हाँ, अभी पता लगेगा। नहीं, टोटल ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया यार, लोग कह तो रहे हैं 2% ही है, 1.99%। ओल्ड वाले का 17% कुछ आया होगा, हाँ।
जो ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स है। या देखो, एक हेडिंग हेडिंग देना बेटा, हेडिंग दे दे बेटा, हेडिंग दे दे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ डन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अच्छा आपको याद है बेटा इनकॉर्पोरेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? अच्छा, रजिस्टर करते हो, उसके बाद एक नया एंटिटी प्रोड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन। अच्छा क्या जरूरी है मतलब जैसे पार्टनरशिप होती है वो भी तो रजिस्टर होती है, लेकिन क्या वो एक इनकॉर्पोरेशन में आता है या नहीं आता? नहीं आता, इट डजंट हैव अ सेपरेट लीगल एंड। लेकिन कंपनी क्या होती है बेटा? इनकॉर्पोरेट होती है। अच्छा एक एक काम करते हैं, इसको काट दो बेटा इस हेडिंग को, इसकी जगह एक हेडिंग लिखना। हाँ पहले हमें एक नई चीज लिखनी चाहिए थी, पहले एक सेक्शन नंबर 3 लिखना बेटा, एक हेडिंग देना सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, रेदर देन राइटिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 लिखना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? कंपनी को बनाना या इनकॉर्पोरेट करना? बनाना। अच्छा इसमें सिंपल सी चीज लिखी है सेक्शन नंबर 3 में, क्या क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1, टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी मिनिमम कितना लोग चाहिए आपको बेटा? टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी मिनिमम कितना चाहिए? 7, तो लिख दो टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2। टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितना चाहिए आपको बेटा? 2। ठीक है एंड और ओपीसी अगर चाहिए स्टार्ट करनी बेटा आपको मिनिमम कितना चाहिए आपको? 1, तो लिख देना ओपीसी 1। अच्छा उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने ओपीसी कुछ बातें पढ़ी थी, याद आया आपको कि ओपीसी में अगर एलिजिबिलिटी क्या मेंबर की, याद आया? अच्छा वो सब बातें जो हमने लिखी थी ना बेटा वो सेक्शन 3 में है। वो किस में बेटा? सेक्शन नंबर 3 में। मैं दोबारा रिपीट करूं एक बार, जो हमने ओपीसी से रिलेटेड बातें पढ़ी थी ना, कौन सी बातें पढ़ी थी ओपीसी रिलेटेड? एलिजिबिलिटी क्या होता है मेंबर का, नॉमिनेशन क्लॉज जरूरी है, जितनी बातें लिखी थी वो किस में कवर होती है बेटा? सेक्शन नंबर 3 में। और सेक्शन नंबर 3 में एक और बात लिखी है कि यूल हैव टू फॉर्म अ कंपनी फॉर अ लीगल पर्पस या इलीगल पर्पस के लिए आप कंपनी खोल सकते हो, लीगल पर्पस। तो ये एक और लाइन डाल दो पॉइंट नंबर 2, कंपनी मतलब जो ओपीसी में हमने लिखा था ना बेटा, जैसे ओपीसी में एक डेफिनेशन लिखी थी सिंपल सी, एक 26 क्लॉज 62 में एक डेफिनेशन लिखी, कंपनी हैविंग वन पर्सन एज मेंबर, बस इतना है 262 में। बाकी जितना सारा बाकी हमने सब लिखा था ना वो सारा का सारा सेक्शन नंबर किस में बेटा? 3 में। आपको लिखना लिख दो पीछे जाके बेटा, आया था ठीक है। अगर नहीं लिखा है इन केस, मतलब ओपीसी में सिर्फ एक जो एक डेफिनेशन लिखा था ना बेटा वो 2 क्लॉज 62 में बस, बाकी ओपीसी की जितनी बातें लिखी थी बेटा वो सारी सेक्शन में किस में बेटा? 3। सेकेंड पॉइंट, कंपनी मे बी incorporated for a legal purpose, company may be incorporated for a legal purpose। अच्छा देखो क्या कहते हैं, यशिका ने एक थोड़ा सा वो एक रिएक्शन दिया, मे मतलब क्या होगा? ये तो मतलब मे कैसे, मतलब इट शुड बी शैल है। अच्छा मे मतलब क्या? मे इज ऑप्शनल या मे इज कंपल्सरी? मतलब लॉ खुद कह रहा है मे अगर चाहो तो आप कैसा भी कंपनी खोल सकते हो, इलीगल। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। मैंने आपको इंटर में एक रूल पढ़ाऊंगा, रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? रूल ऑफ, ये ना इंटरप्रिटेशन के रूल्स होते हैं, इंटरप्रेट समझते हो ना, मतलब इसको पढ़ने का तरीका। उसमें लिखा हुआ है जहां पर मे को पढ़ के ना एब्सर्डिटी आती है। व्हाट इज एब्सर्डिटी? मतलब अच्छा नहीं लगता पढ़ के, मतलब बेकार सा लगता है पढ़ के, तो वहां पे मे को मे नहीं पढ़ा जाता, मे को क्या पढ़ा जाता है? शैल। हाँ अब चाहते तो लॉ शैल लिख सकता था, लेकिन कभी कभी ना लॉ थोड़ा सा ना वो हो जाता है, रिस्पेक्ट देने पे आता है, तो इसलिए वो शैल नहीं लिखता, वो मे लिख देता है। जैसे जब भी लॉ लिखता है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो वर्ड सुप्रीम कोर्ट के लिए मे यूज करता होगा, शैल यूज करता होगा? अच्छा मे यूज क्यों करता होगा? देखो ना दोनों एक जुडिशरी और गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, ये दोनों एक अलग लेवल पर हैं, दे कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट ईच अदर। तो इसलिए वो जब कोर्ट को कोई डायरेक्शन देते ना, जैसे लॉ बन रहा है, लॉ ने बोला कि ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो मे डू सच वर्क, मे ट्राई टू कंप्लीट सच वर्क इन सच पीरियड ऑफ टाइम। तो मे वहां पे सिर्फ क्यों दिया था? रिस्पेक्ट के लिए, बट इंटरप्रिटेशन वो मे होना चाहिए, शैल होना चाहिए, शैल। तो यहाँ पे मे वर्ड लिखा है मे, तो कभी कभी लॉ रिस्पेक्ट के लिए मे लिख देता है, लेकिन कभी अगर वो पढ़ के एब्सर्डिटी आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एब्सर्डिटी आ जाएगा, यू कैन नॉट ओपन अ कंपनी फॉर अ इलीगल पर्पस। तो यहां पे जाओ, इसको मे नहीं पढ़ोगे, इसको मे को क्या पढ़ोगे? शैल। रूल ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। व्हाट इज एक्सेप्शनल? अलग,
मतलब नॉर्मल तरीके से ना पढ़ के उसको एक्सेप्शन तरीके से पढ़ते हैं। ये कभी कभी होता है या हमेशा ही होगा? कभी कभी जब पढ़ के एब्सर्डिटी आती है, जब पढ़ के आती है बेटा, व्हाट इज एब्सर्डिटी? मीनिंगलेस। एब्सर्डिटी मतलब क्या हो गया? मीनिंगलेस। अगर जैसे इस लाइन को आप पढ़ो मीनिंगलेस बात आ जाएगी, तो इसमें मे को मे पढ़ेंगे, मे को शैल पढ़ लेंगे, मे को शैल पढ़ लेंगे, नहीं हुआ। तो दिस इज, ये खत्म हो गया बस, इसके आगे और कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज सेक्शन वो कौन सा बेटा? 3। हाँ खत्म। और बाकी सब बातें वो हमने 3 की उधर लिख दी। किधर लिख दी बेटा? वो ओपीसी वाली बातें है ना। अभी हम सेक्शन ऑफ 4 लिखते हैं बेटा। सेक्शन ऑफ 4 पहले, इनको ऑप्शन 7 है तो उसको लास्ट में ही करते हैं। सेक्शन ऑफ 4 लिखते हैं बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। सेक्शन ऑफ 4 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। अच्छा, आपको पता व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? पहले बताओ ना, व्हाट इज MOA? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन? नहीं बेटा, नेवर। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट डिफाइंड बाय द मेमोरेंडम बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशन को कौन डिफाइन करता है बेटा? आर्टिकल्स। मेमोरेंडम नेवर डिफाइन। मेमोरेंडम डू व्हाट? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द कंपनी। इसको हम लोग बोलते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अच्छा, हम लोग जैसे यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सून, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ चार्टर्ड? जैसे हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट तो हम समझ गए अकाउंट्स बनाएंगे या कुछ भी करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड? तुम सीए कर रहे हो ना यार? चार्टर्ड, हाँ मतलब चार्टर्ड इज लाइक अ थिंग कि जो एक कंपनी, जैसे हम बोलते हैं चार्टर्ड प्लेन ले लिया मैंने। व्हाट इज चार्टर्ड प्लेन? प्राइवेट प्लेन। मतलब चार्टर्ड प्लेन एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे नॉर्मल प्लेन भी तो बोल सकते हैं, लेकिन चार्टर्ड प्लेन क्यों बोलते हैं? हाँ मतलब चार्टर्ड का मतलब ये सिर्फ मेरे लिए काम करता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग क्या है? हम बनेंगे तो सही, नहीं समझे? चलो, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अच्छा, तो इसी तरह से मेमोरेंडम भी ना चार्टर है उसके लिए। किसके लिए? कंपनी का। तो अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज द मेमोरेंडम? मेमोरेंडम इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम इज व्हाट बेटा? चार्टर मतलब हु डिफाइंस द कंपनी। तो लिखना, मेमोरेंडम इज अ चार्टर टू द कंपनी। मेमोरेंडम इज अ चार्टर टू द कंपनी। चार्टर की स्पेलिंग मत गलत लिख देना बेटा, है ना? कुछ भी कर लेना, चार्टर की गलत मत लिख देना। Charter of the company, that is it defines the company, that it defines the company। मतलब कंपनी को क्या करता है बेटा? डिफाइन। अच्छा, डू मेमोरेंडम है सर्टेन क्लॉजेस? क्या मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेस हैं? हाँ, हमने बात करी थी। अदर देन ओपीसी 6 है। अदर देन ओपीसी कितने बेटा? 6 हैं। अगर ओपीसी को ले लोगे, मैं बता रहा 7th एक एक्स्ट्रा कौन सा होता है? नॉमिनेशन का। तो सेकंड पॉइंट लिखना, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, वो क्लॉजेज आते, व्हाट इज क्लॉजेज? द मीनिंग ऑफ क्लॉज? पॉइंट्स। क्लॉजेज नथिंग बट पॉइंट्स। हाँ, बस बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे पढ़ा लिखा लगता है थोड़ा सा। ये ऐसा होता है ना कि आप थोड़े से कुछ इंग्लिश के वर्ड इधर से उधर बोलते ऐसा लगता है वो ज्यादा पढ़ा रहा हो। हाँ, तुमने उसका नाम सुना है? मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो पॉलिटिशियन में, कांग्रेस का पॉलिटिशियन है, शशि थरूर। इफ यू एवर हर्ड अबाउट हिम, उसका इंग्लिश इस लेवल का है ना, मतलब अलग ही है। मतलब वो जब इंग्लिश लिखता है ना, तो लोग उठा के डिक्शनरी पढ़ते हैं पहले, ये लिख क्या दिया। अच्छा, वो कुछ भी लिख देता है, मतलब जर्मन का वर्ड लिख देगा, इधर का वर्ड, लैटिन का वर्ड लिख देगा, लोग ढूंढते रहेंगे मतलब क्या लिख दिया भाई इसने। मतलब उसने एक दिन इतना बड़ा वर्ड लिखा था, वो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा बड़ा था कि लोग उसको पता नहीं था उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो इसलिए बस, अच्छा वो क्यों लिखता है? लिखता तो सिंपल ही लगता है, लेकिन क्यों लिखता है वो ऐसा? मतलब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करता है बस। और शशि थरूर इज द पर्सन जो ऑक्सफोर्ड में जाके लेक्चर्स लेता है। तो सोचो, आप पर्सन गोइंग इन द ऑक्सफोर्ड, उसका इंग्लिश तो ऑफ कोर्स अलग ही लेवल का होना ही चाहिए। मनमोहन सिंह भी अच्छा, बट अगर इंग्लिश की बात करें तो नोबडी इज बेटर देन शशि थरूर। उसमें तुम पढ़ना बेटा, अलग ही लेवल है उसका, कभी पढ़ना हो उसका। तो हमने क्या लिखा? क्लॉजेज ऑफ एमओए। पॉइंट नंबर ए लिखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट क्लॉज इन द एमओए बेटा? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, द फर्स्ट क्लॉज इज द नेम क्लॉज। नाम आता है सबसे पहले कंपनी का। अच्छा, जो नाम होता है कंपनी का इज सिमिलर और आइडेंटिकल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, इट्स ऑलवेज अ यूनिक नेम?
यूनिक। जैसे हम लोग प्रोप्राइटरशिप करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। अच्छा पार्टनरशिप मैंने किसी का नाम चुरा लिया, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब पार्टनरशिप पता नहीं लगता किसी को। हाँ किसी ने पेटेंट करा के ट्रेडमार्क करा के वो अलग बात है, वैसे अगर ना हो तो आप कुछ भी रख लो। नहीं समझे बेटा? हाँ ये सब, हाँ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो कंपनीज एक्ट ने कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि यू कैन नॉट हैव अ सिमिलर और आइडेंटिकल नेम विद एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, विद एग्जिस्टिंग कंपनी और। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड सिमिलर एंड आइडेंटिकल? मतलब ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं या अलग अलग हैं? आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल मिलता जुलता, और सिमिलर मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी तरह। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे विल हो गया, विल तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएगा डिफरेंट मीनिंग के साथ। और एक हो गया पीस, पीस में स्पेलिंग तो अलग होता है। पीस नहीं देखा, पीस एक PEACE, एक PIECE नहीं आया, तो वो सिमिलर है लेकिन वो क्या नहीं है, आइडेंटिकल। लेकिन विल तो दो जगह अलग अलग उसका क्या आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्यों? एनपीओ रखते हैं ना बेटा, एनपीओ को अलाउड होता है सब ऐसे नाम रखना। नहीं ऐसा, अच्छा क्या आप ऐसा रख सकते हो कि उसका स्पेलिंग बदल दिया मैंने, फिर तो हर कोई क्या करेगा, एक्स्ट्रा आर लगा देगा, एक्स्ट्रा एस लगा देगा, नाम बदल जाएगा। नहीं समझे तुम? जैसे एप्पल है, मैं एप्पल्स रख दूंगा, उसने लिखा एप्पल, मैं लिखूंगा आ एप्पल। अगर कोई लिखा या आ एप्पल, मैं लिखूंगा दो एप्पल। लोकल ऐसे करते हैं बट कंपनी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा जैसे एक का नाम है नया युग, नया युग, तो मैं कह सकता हूँ न्यू एरा। नहीं ऐसा भी नहीं, ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर हो गया ना, ये तो मीनिंग तो सेम है ना। नया युग इंग्लिश में रख दिया न्यू एरा, तुम समझ गए ना? ऐसा नहीं कर सकते। पूमा 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 करते हैं ना, पता नहीं क्या कर लेते हैं, पूबा, एबीबास, होता है ये सब यार। तो लिखना इस नेम क्लॉज के अंदर लिखना, द नेम ऑफ अ कंपनी कैनॉट बी, द नेम ऑफ द कंपनी कैनॉट बी, द नेम ऑफ द कंपनी कैनॉट बी व्हाट बेटा? कैनॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल, कैनॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल विद एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क, विद एग्जिस्टिंग कंपनी और ट्रेडमार्क। ये समझ में आया बेटा? तो नाम रखने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कोई भी नाम रख लो आप बेटा। अच्छा परमिशन क्यों? क्योंकि किसी और से मिलता जुलता होगा तो आपको नहीं देंगे ना। तो प्रैक्टिकली क्या बेटा, देखो हमारे पास ना क्या कहते हैं, एमसीए की साइट है, मैंने आपको बताया था ना एमसीए, व्हाट इज एमसीए बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कल निर्मला का इंटरव्यू आया था, अगर आपने देखा होगा तो उन्हें कुछ मेजर्स लिए इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। इफ यू हैव एवर, मतलब आपने देखा किसी ने कल देखा? नहीं देखा? देखा करो यार सब। उसने बड़ी अच्छी बात बोली, मतलब लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं उस बेचारी का ना। वो कहती है कि ऑटो इंडस्ट्री गिर रही है ना, तो गवर्नमेंट में ना एक बैन लगा हुआ था कि गवर्नमेंट कैन नॉट परचेज न्यू कार्स, मतलब पुरानी चलाओ। वो कह रहे हम बैन उठा देंगे, अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, पुराने व्हीकल्स को बेचकर नए व्हीकल्स लेगी, इससे ऑटो सेक्टर का सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसने एक साथ में एक बात बोली, चैरिटी बिगिंस एट होम्स। नहीं समझे? मतलब चैरिटी घर से शुरू होती है, तो हम शुरू कर रहे हैं डिमांड बढ़ाना, तो आप लोग भी डिमांड बढ़ा दोगे। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव बोला, वो कह रहे हैं बताओ हमारा तो पैसा ही लगेगा उसके अंदर। अगर गवर्नमेंट लोग अपनी पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ी लेंगे तो पैसा किसका लग रहा है उसके अंदर? हमारे तो लग रहा है, मतलब हमारे पैसों से क्यों खेल रहे हो यार। और साथ में लिख दिया चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब चैरिटी तो हम कर रहे, तुमने कहा करी। और वो बोलते ना कि हम लोग खुद अपने, आप जितने भी एमपी से खुद अपने फंड से खरीदेंगे एक एक कार एक्स्ट्रा, तो समझ में आता कि यस चैरिटी बिगिंस एट होम। गवर्नमेंट खरीदेगी, ये क्या चैरिटी हुई यार। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव बोला उसको, वो कहते हैं बताओ इससे ऑटो इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। हाँ मे बी, मतलब उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए चैरिटी बिगिंस एट होम, क्योंकि पैसा तो हमारा ही है ना यार। अब अच्छा क्या नई गाड़ी आनी चाहिए एमपीज के लिए, एमएलएस के लिए नई गाड़ी नहीं आनी चाहिए यार? आई डोंट थिंक दे नीड अ कार। फिएट मिली हुई चलता रहे, हमारे पुलिस को मिलनी चाहिए, आर्मीज को मिलनी चाहिए। हाँ नहीं और होनी चाहिए, अर्टिका भी होनी चाहिए, स्कॉर्पियो होनी चाहिए। अच्छा है, ये अच्छा है। एमएलए एमपी को क्या कर दोगे तुम लोग देके गाड़ी यार?
हाँ टाइम पास करते हैं लोग, वही तो आपका जो नाम होगा दैट कैन नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल विद द एग्जिस्टिंग क्या बेटा, ट्रेडमार्क और कंपनी, फुल स्टॉप लगाना। अच्छा एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, अगर पब्लिक कंपनी तो पीछे क्या आएगा, पब्लिक है तो पीछे लिमिटेड, प्राइवेट है तो पीवीटी एलटीडी। किस कंपनी को ये पीछे नहीं लगाना होता, एनपीओ कंपनीज को ये वर्ड नहीं लगाने होते, किसको नहीं लगाने होते, एनपीओ कंपनीज को। अच्छा मेरी बात को सुनना, क्या एक कंपनी हो सकती है विद गारंटी विदाउट अ शेयर कैपिटल, होती है ना। अच्छा क्या कोई अनलिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं, क्या अनलिमिटेड कंपनीज हैं, डिफाइंड हैं बेटा, पढ़ा तो बेटा 2 clause 92 बेटा, अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, नहीं याद आया, पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, पढ़ा है 2 clause 92। अच्छा तो क्या है कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, हाँ। अच्छा वो लोग अपने पीछे नाम के क्या लगाएंगे, क्या वो पीछे नाम लगा सकते हैं, अगर पब्लिक है तो पीवीटी एलटीडी और अगर प्राइवेट है, सॉरी पब्लिक है तो एलटीडी और अगर प्राइवेट है तो पीवीटी एलटीडी लगा सकते हैं, वे नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है और पीछे लिमिटेड वर्ड का क्या मतलब क्या होता है, जैसे लेट सपोज करो, मैं ये से लिख रहा था यार, अच्छा तो एक अनलिमिटेड कंपनी है बेटा, कौन सी कंपनी बेटा एक, अच्छा अनलिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो वो क्या ऐसे लिखेगी एबीसी लिमिटेड, लिख सकती है लिमिटेड वर्ड, नहीं क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि तो अनलिमिटेड कंपनी है, तो ये अपने पीछे वर्ड के क्या लिखते हैं लोग अपना, अच्छा ये लोग लिखते हैं एबीसी पब्लिक कंपनी। आपको कभी भी ऐसा नाम देखे एबीसी पब्लिक कंपनी, मतलब समझ जाना है कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसमें लायबिलिटी मेंबर्स का क्या है, अनलिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी हुई तो पीछे लिख देंगे एबीसी कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मतलब अगर ऐसा नाम दिखे तो क्या समझ जाओगे आप, ये एक अनलिमिटेड कंपनी है जो कौन सी बेटा, प्राइवेट। अच्छा अगर पीछे आपको दिखे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी, मतलब क्या वो कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है, 1% कंपनी, और अगर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मिले बेटा तो क्या है कौन सी कंपनी हो जाएगी बेटा, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। और अगर आपको लिखे एबीसी लिमिटेड तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। और आपको एक कंपनी मिली जो सिर्फ एबीसी लिखा और कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये कौन सी कंपनी बेटा, एनपीओ, क्योंकि एनपीओ कंपनी को अपने पीछे पीवीटी एलटीडी या एलटीडी लगाने का जरूरत नहीं है, तो लिख दें सारा एक बार, तो लिखना फुल स्टॉप डाल के नेम क्लॉज के अंदर ही कि अ कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एज लिमिटेड, अ कंपनी हैविंग liability of members as limited, a company having liability of members as limited shall suffix with their name, shall suffix with their name। अच्छा ये नाम है इसका या नाम नहीं है, पीवीटी एलटीडी, जैसे एबीसी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम क्या है, एबीसी या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नाम क्या है इसका, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो लॉ ने बोला इसलिए लगा रहे हैं हम लोग, ये नाम नहीं है, नहीं बोलेगा वो लेकिन नाम नहीं है, नाम तो सिर्फ उसका क्या है, एबीसी। अगर आपसे बोले ना, अच्छा अगर आपको बोले कि नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने का मतलब क्या है, वो पीवीटी एलटीडी चेंज कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है, नाम चेंज कर रहा है ना। अगर आपको बोले नेम ऑफ द कंपनी, तो नेम ऑफ द कंपनी सिर्फ क्या है, एबीसी। तो क्या लिखा हम लोगों ने बेटा, एज लिमिटेड एज सफिक्स विद देयर नेम, क्या क्या कहते हैं, पीवीटी एलटीडी और एलटीडी, पीवीटी एलटीडी और एलटीडी, ये समझ आओगे ना आप लोग, फुल स्टॉप, फिर लिखना अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एज अनलिमिटेड, अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, हैविंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एज अनलिमिटेड shall suffix with their name, shall suffix with their name। अच्छा ये लोग क्या सफिक्स लगाएंगे अपना, एज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, shall suffix with their name, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है बेटा। और फिर लिखना फुल स्टॉप डाल के ओपीसी शैल सफिक्स, ओपीसी शैल सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ओपीसी शैल सफिक्स। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है
एबीसी लिमिटेड ओपीसी, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? ओपीसी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ओपीसी हमेशा कौन सी कंपनी है? एक प्राइवेट, है ना। तो ये लोग अपने पीछे के लिए ओपीसी शैल सफिक्स व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। एंड इसके फिर पोस्टर लगे दोबारा लिखना, एनपीओ कंपनी नीड नॉट राइट एनीथिंग इन सफिक्स। एनपीओ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनपीओ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सफिक्स एनीथिंग। इनको कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लाइसेंस बनने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, हमने बात करी थी ना, एनपीओ कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है, याद आया? अच्छा, उनको ना कभी कभी पेपर में अगर आ जाए कंफ्यूजन, इनको लाइसेंसी कंपनी बोलते बेटा। कौन सी कंपनी बोलते बेटा? व्हाट इज लाइसेंसी? मतलब कंपनी बनने के बाद भी आपको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइसेंसी कंपनी। अगर अगर नॉन लाइसेंसी कंपनी डिफाइन करो, मतलब कौन सी कंपनी डिफाइन करो? बाकी मतलब एनपीओ के अलावा डिफाइन करने की बात कर रहे हैं वो। ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, तो अच्छा, नेम क्लॉज की और कुछ बातें कर ले बेटा। नाम कौन, अच्छा, किंग क्वीन क्राउन ऐसे नाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अच्छा, क्या आपको कुछ क्या कहते हैं, ऐसे भी कुछ नाम है जो अनडिजायरेबल हो सकते हैं? व्हाट इज अनडिजायरेबल हो सकते हैं? जो गवर्नमेंट को सही ना लगे वो भी आपको अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कुछ ऐसे वर्ड है जो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। जैसे अगर आप वर्ड तिरंगा यूज करोगे, तिरंगा, हाँ मतलब गवर्नमेंट नहीं, मैं बताता हूं उसका भी। मतलब तिरंगा जैसे हमारा ना एक नेशनल एम्बलम एक्ट है बेटा, एक कौन सा एक्ट है बेटा? उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स तो कंपनी कभी क्या ही नहीं कर सकती बेटा, यूज ही नहीं कर सकती। तो फुल स्टॉप डाल के एक और पॉइंट लिखो नेम क्लॉज के अंदर। पेट्रो मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ क्या लिखना। नेम क्लॉज का ही सब कुछ है बेटा, ये सब कुछ नेम क्लॉज के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? क्या बताया था मैंने कि एज पर नेशनल एम्बलम एक्ट देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच आर नॉट अलाउड। एज पर नेशनल एम्बलम एक्ट, एम्बलम, एम्बलम नहीं बोलते, ई एम बी एल ई एम, एल ई एम, एम्बलम एक्ट, सर्टेन नेम्स आर प्रोहिबिटेड। सर्टेन नेम्स आर प्रोहिबिटेड, समझ में आया ना? तो यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो पेट्रोनेज करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट की होगी। जैसे वर्ड डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे? ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे। मिल जाते हैं विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट, आपका ये पंचायत, आपका ये वर्ड सरपंच, आपका मतलब जो ऐसे वर्ड्स हैं जो पेट्रोनेज करते हैं गवर्नमेंट को। पेट्रोनेज करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की है, तो ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं बट विद क्या कहते हैं, परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी लिख दो फटाफट इसके अंदर, क्या? सर्टेन वर्ड्स विच शोज द पेट्रोनेज टू गवर्नमेंट आर अलाउड। हाँ, नेम क्लॉज के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट फुल डाल के, ये नहीं तो खत्म हो गया। सर्टेन वर्ड्स विच शोज पेट्रोनेज टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सर्टेन वर्ड्स विच शो पेट्रोनेज टुवर्ड गवर्नमेंट। पेट्रोनेज समझ गया? व्हाट इज पेट्रोनेज? शो करता है कि आप इन्हीं की गवर्नमेंट की कंपनी है। पेट्रोनेज टुवर्ड्स गवर्नमेंट आर अलाउड विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, आर ओनली अलाउड विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। सच एज लिख देना। क्या 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 ऐसे शब्द है? सच एज डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, सच एज डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, पंचायत, सरपंच, मिनिस्टर। फुल स्टॉप, है ना? अच्छा, क्या मैं अपने कंपनी के साथ इंडिया या हिंदुस्तान, भारत जैसे वर्ड यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा, ये किन को मिलता है ये नाम? इंडिया वर्ड डालना, हिंदुस्तान वर्ड लिखना, भारत। बाहर की भी तो कर सकती होंगी, जैसे वोडाफोन को अलाउ कर रखा है, वोडाफोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, इंडिया में तो रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन अच्छा, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे एयरटेल है। अच्छा, एयरटेल को तो अलाउड है, एयरटेल इंडिया लिमिटेड। ये पता है किसको अलाउ करते हैं? जो कंपनीज बहुत जगह होती है, बहुत जगह, समझते हो? और मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री, समझ में आया? जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जैसे वर्ड क्या कर लेते हैं बेटा? ये अलाउ कर देते हैं। तो लिख देना इंडियन ऑयल, बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया।
क्यों, दे आर ऑल्सो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। हाँ बिल्कुल, वहां पे बस वो लोग क्या करते होंगे, जैसे नहीं हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, मतलब जैसे बाहर जाएंगे तो बाहर उस कंट्री का ऑस्ट्रेलिया टाइम्स, नहीं मतलब वो मैं समझ गया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडिया वर्ड यूज, जैसे लेट्स सपोज करो मैंने एपीएस ने एक कंपनी खोल दी, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एपीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? नहीं, क्योंकि वी डोंट हैव ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब जिस दिन हमारा ऑपरेशन हो जाएगा आउटसाइड इंडिया तो वो अलाउ कर देंगे, क्योंकि दो डिफरेंट एंटिटी हो जाएगी ना। तो अब एक बार लिख देंगे एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक हम लिख देंगे एबीसी ब्रिटेन पीएलसी। बेटा ब्रिटेन खोलेंगे बेटा, अंग्रेज पढ़ाएंगे हम भी, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाएंगे हम भी। सिडनी नहीं यार, यूके जाएंगे, यूके। डेनमार्क, डेनमार्क जर्मन है, जर्मन आर बैड, जर्मन आर बैड। नहीं बट दे आर बैड पीपल, एरोगेंट पीपल। हाँ जर्मन तो तुम्हें पता नहीं, जर्मन आर वेरी एरोगेंट पीपल, ये तो बहुत बहुत नॉर्मल है। हिटलर वॉज फ्रॉम जर्मन यार, तो वो लगता है ना। अब जैसे गांधी जी फ्रॉम इंडिया, तो लोग क्या सोचते हैं, सब लोग गांधी की तरह होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, शी वॉज ओनली बॉर्न देयर। तू लिख देना इंडिया, इंडिया कॉमा हिंदुस्तान कॉमा भारत, words are allowed to the companies having operation in more than one country. India, Hindustan, Bharat, such words are allowed to companies, such words are allowed to the companies having operation in more than one country, having operation in more than वन कंपनी। अगर आपका एक कंपनी से ज्यादा एक सॉरी वन कंट्री, अगर एक कंट्री ज्यादा ऑपरेशन होता है देन यू कैन यूज सच वर्ड्स आल्सो। अगर आप एक ही इंडिया में ही हो और कहीं ऑपरेशन नहीं है तो आपका ये इंडिया भारत जैसे वर्ड यूज करने नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा ये सब बातें हमने किस क्लॉज के अंदर लिख दी बेटा। अब सेकेंड क्लॉज आएगा बेटा, सेकेंड क्लॉज कौन सा बेटा, रजिस्टर्ड क्लॉज। सेकेंड क्लॉज आएगा बेटा रजिस्टर्ड क्लॉज, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड क्लॉज। अच्छा इसका दूसरा नाम है सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन। अच्छा इसका तीसरा नाम है एड्रेस क्लॉज, नहीं रजिस्टर्ड क्लॉज कॉमा सिचुएशन क्लॉज और एड्रेस क्लॉज, कोई भी लिख दो बेटा। अच्छा अब मेरी बात को सुनना बेटा, दो बातें मैं आपको बोलूंगा, बहुत ध्यान सुनना, आगे तक काम आएंगी इसलिए कह रहा हूं। पहली बात, आपको रजिस्ट्रेशन एक जगह कराना होता है या जितनी ब्रांचेज होंगी सबको रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको एक जगह, ये समझ में आया। प्रिंसिपल प्लेस का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ब्रांचेस का आपको बताना नहीं होता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता। रजिस्टर्ड सिर्फ एक ही प्लेस होगा, सारे प्लेस हो जाएंगे। जैसे जैसे रिलायंस इज रजिस्टर्ड इन विच स्टेट, महाराष्ट्र, बाकी उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है या नहीं है, हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड सिर्फ कौन सा है, महाराष्ट्र, ये समझ में आया। तो रजिस्टर्ड आपका ब्रांचेस नहीं होती, रजिस्टर्ड आपका हेड ऑफिस होता है। तो एक ऑफिस रजिस्टर्ड होता है, तो लिख देना अ कंपनी कैन रजिस्टर्ड वन ऑफिस, अ कंपनी कैन रजिस्टर वन ऑफिस। वन ऑफिस समझ गया ना, एक ऑफिस को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना सकते हो आप। अच्छा एक को क्यों, सबको क्यों नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सारी एक जगह से होनी चाहिए ना। जैसे कल को आरओसी आएगा तो आरओसी सबसे पूछेगा, एक से पूछ ले, सब कुछ एक से पूछ लेगा। ये समझ में आया नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट। अच्छा जीएसटी है, जैसे जीएसटी में हर ब्रांच रजिस्टर्ड होती है, सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड होता है, हर ब्रांच एवरी हाँ, मतलब अगर आप डिफरेंट स्टेट में हो तो आपका डिफरेंट जीएसटी नंबर हो जाएगा। तो जीएसटी एक्ट के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट, अगर आपका ब्रांचेस मोर देन वन स्टेट है तो सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा इन दी कंपनीज एक्ट। ये क्लियर हो गया। अच्छा इसमें पूरा एड्रेस आता है कंपनी का या नहीं आता, नहीं बेटा इसमें कोई पूरा एड्रेस नहीं आता कंपनी का। इस क्लॉज के अंदर ये लोग सिर्फ नाम लिखते हैं स्टेट का, सिर्फ किसका नाम लिखते हैं बेटा, स्टेट का। तो लिख देना एड्रेस क्लॉज कंटेन द स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड, एड्रेस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ स्टेट इन विच इट इज रजिस्टर्ड, एड्रेस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ स्टेट इन विच इट इज रजिस्टर्ड। सिर्फ स्टेट का नाम आता है और किसी चीज का नाम नहीं आता बेटा।
नेम ऑफ द स्टेट इन विच इट इज रजिस्टर्ड। ये समझ में आया बेटा? जैसे अगर हरियाणा में कंपनी बनेगी तो आगे क्या आ जाएगा उसके? वैसे एनसीटी लिखते हैं बेटा, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारा और दिल्ली का वो जो आरओसी वो क्या है, एक है, तो इसलिए हम लिख देते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी टी है, टेरिटरी है उधर। ये क्लियर हुआ बेटा? ऐसे ही लखनऊ में जो कंपनी बनेगी वो लोग क्या लिखते होंगे? उत्तर प्रदेश। यूपी में आएगा ना। अच्छा नोएडा में कंपनी बनेगी तो पीछे क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश। नोएडा पता है तुम्हें? यूपी में आता है, पता ना तुम्हें ये बात है? गाजियाबाद यूपी के आता है सारा। तो तुम समझ गए ना? तो पूरा एड्रेस आता है मेमोरेंडम क्लॉज में, या सिर्फ स्टेट का नाम आता है? स्टेट का नाम आता है, पूरा एड्रेस नहीं आता बेटा कभी। थर्ड क्लॉज लिखते हैं बेटा हम लोग, हाँ छोटा सा थर्ड क्लॉज लिखते हैं बेटा हम लोग, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज बेटा? कंपनी क्या? अच्छा मुझे इसमें सब कुछ लिखना होता है या कुछ चीजें लिखनी होती है बेटा? सब कुछ। जो आपने नहीं लिखा क्या वो आप कर सकते हो? अच्छा क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, अगर लेट सपोज करो एपीसी इज अ कंपनी, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एपीएस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी बना दी हमने। क्या बना दी बेटा? एक कंपनी। इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है टीचिंग का। किसका बेटा? तो क्या हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या कहते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करें हम लोग? एसी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम कंपनी के साथ? क्यों नहीं कर सकते? हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर नहीं आता। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोगों से, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। अ डोमेस्टिक कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया? अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, अ डोमेस्टिक कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया? यस, नो और मे बी? यस। अच्छा हाथ खड़ा करके रखना बेटा, नीचे मत करना तुम लोग। अच्छा मेरी बात को सुनना बेटा, तुमने कभी, नीचे कर लिया हाथ, तुमने कभी कंपनी को वोट करते हुए देखा? वोट? अच्छा कैन सिटीजन ऑफ इंडिया वोट कर सकता है? इसका राइट होता ना, देखो हाथ नीचे नहीं करना। तो क्या वो वोट कर सकता है? नहीं। अच्छा मैं वोट वोट कहाँ की वोट की बात कर रहा हूं? मैं जनरल इलेक्शंस की वोट की बात कर रहा हूं बेटा। नहीं लगते ना बेटा आर्टिफिशियल पर्सन? कभी देखा आपने लाइन में लगा हुआ उसको? अरे टाटा लगा हुआ लाइन में, हाथ हाथ नहीं उठाने नीचे करना बेटा। अब तो ठीक से खड़ा कर ऐसे। अच्छा अब मेरी बात को सुनना, कभी आपने सुना है कंपनी की शादी हो रही है, देखो हाथ नहीं नीचे करना बेटा। अच्छा क्या सिटीजन ऑफ इंडिया की शादी हो सकती है? हाँ राइट है हमारे पास। क्या कह रहा है ये? अच्छा क्या कंपनी, तुमने कभी सुना है कंपनी शादी करने जा रही है? हाथ नहीं नीचे करना बेटा। अच्छा अब मेरी दोबारा एक और बात सुनना बेटा। अच्छा एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया आई हैव फ्रीडम टू ट्रेड, आई डोंट हैव फ्रीडम टू ट्रेड? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के मतलब फ्रीडम टू ट्रेड है? हाँ। अच्छा क्या कंपनी का फ्रीडम टू ट्रेड है बेटा? हाथ नीचे नहीं करने बेटा। अच्छा क्या कंपनी का फ्रीडम टू ट्रेड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी कैन ओनली वर्क, जो उसके कहां पे लिखा है बेटा? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, कंपनी डोंट हैव द फ्रीडम टू ट्रेड। कैसे बेटा, कैसे सिटीजन बना दिया तुम लोगों ने उसको यार? कर लो नीचे, अब क्या बोलूं मैं। अरे मे बी वाले कौन थे? मे बी कंपनी इज नेवर सिटीजन ऑफ इंडिया बेटा, नेवर। कि बस 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 बेटा, हाँ मे बी तो कभी नहीं हो सकता। हाँ देखो देखो बाहर जाके बेटा, बाहर जाके, मैंने बोला ना बेटा बाहर जाके लड़ा करो, मारा करो एक दूसरे को। तो आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज समझ में आया? व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज बेटा? क्या कंपनी वर्क बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट? कैन कंपनी वर्क बियॉन्ड? नो बेटा, एग्जैक्टली नो। अगर अच्छा एक वर्ड में बोलते हैं, ये भी लैटिन वर्ड है बेटा, अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते बेटा उसको? अच्छा मैंने वायरस बोला, वायर्स बोला? वायर्स है बेटा, वायरस मत बोल देना, अल्ट्रा वायरस नहीं, नहीं वायर्स। अच्छा वायर्स इसको हम लिखते वी आई है, वी आई आर ई एस, अल्ट्रा वायर्स, वायरस नहीं वायर्स, वायर्स तारे नहीं। वी 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 आई आर ई एस। अच्छा अल्ट्रा का मतलब क्या होता है बेटा? बियॉन्ड।
अल्ट्रा मतलब क्या होता है बेटा? बियॉन्ड। और वायर्स का मतलब होता है यहां पर पार। तो क्या कंपनी अल्ट्रा वायर्स काम कर सकती है? क्या कंपनी बियॉन्ड द पावर काम कर सकती है? नहीं। कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू अल्ट्रा वायर्स एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? अल्ट्रा वायर्स एक्ट। तो लिखना कंपनी कैन ओनली, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट, कंपनी कैन नॉट, सॉरी, कंपनी कैन ओनली फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। कंपनी कैन ओनली फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट में लिखा है सिर्फ वही काम कर सकती है, कंपनी और कोई काम नहीं कर सकती है ना। कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया? लिखना सेकंड पॉइंट लिखना है इसका में, ऑब्जेक्ट क्लॉज का सेकंड पॉइंट लिखना, कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट। कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट। कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड इट्स पार्स लिख देना है ना। अच्छा वो पावर होता है पार होता है? पार होता है, पावर नहीं बेटा, पार। तो कंपनी कैन नॉट वर्क बियॉन्ड इट्स पार्ट्स, फुल स्टॉप। इसी पॉइंट पे लिखना इफ कंपनी वर्क बियॉन्ड पार, इफ कंपनी वर्क बियॉन्ड इट्स पार, बियॉन्ड इट्स पार समझ में आया ना? अपनी पावर के बाहर जाके काम करता है, देन सच एक्ट्स आर नोन एज, देन सच एक्ट्स आर नोन एज व्हाट बेटा? देन सच एक्ट्स आर नोन एज व्हाट व्हाट व्हाट? अल्ट्रा वायर्स। वायर्स है ना, वायर्स मत बोल देना बेटा, है ना। देन सच एक्ट्स आर नोन एज व्हाट बेटा? अल्ट्रा वायर्स, वायर्स। अच्छा मेरी बात को सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अगर मैं कंपनी के साथ ट्रेड करने आता हूं, किसके साथ ट्रेड करना आता हूं, तो क्या मुझे उसका मेमोरेंडम आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए या बिना पढ़े मुझे ट्रेड कर लेना चाहिए? अच्छा मुझे क्यों पढ़ना चाहिए उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को? आप मुझे पता होना चाहिए ना। जैसे अ पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसको पहले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए ना। अच्छा क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसे पता लगे ना कि वो क्या कर सकता है इंडिया में, क्या नहीं कर सकता। अच्छा व्हेन यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, तो आपको क्या पता होना चाहिए? मोटर व्हीकल एक्ट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ताकि आपको पता लगे ना कि मोटर व्हीकल के क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स नहीं है। आप लोग व्हीकल चलाते, कितने लोग व्हीकल चलाते हैं यहाँ पर? सब चलाते हैं, मैक्सिमम लोग चलाते हैं व्हीकल। तो तुम लोगों को व्हीकल एक्ट पता है या नहीं पता? अच्छा लेट सपोज करो क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, सपोज करना तुम्हें नहीं पता। अच्छा नहीं पता, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हेलमेट नहीं लगा रखा था, स्कूटी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे, उसे बोला चल चलान देना पड़ेगा। तुम लोग किस बात का चलान? उसने बोला ये लॉ में लिखा है कि स्कूटी चलाना पड़ेगा आपको हेलमेट के साथ। तो क्या मुझे बोल सकते हो अरे मुझे तो पता नहीं है लॉ क्या है? या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आप व्हीकल चला रहे हो, अगर आप क्या चला रहे हो बेटा? व्हीकल, तो चाहे आपने पढ़ा है चाहे आपने नहीं पढ़ा है, मान लिया जाता है आपको इसका नॉलेज है। वो भी है बट ये भी है, मतलब चाहे आप पढ़ो चाहे आप ना पढ़ो, ये माना जाएगा कि क्या कहते हैं आपको उसका नॉलेज है। इट इज डीम्ड दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ सच लॉ। अब मैंने ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो एनीबडी डीलिंग विद द कंपनी, एनीबडी डीलिंग विद द, वेदर सच पर्सन रीड और अंडरस्टैंड द मेमोरेंडम और नॉट, company always assume that he has read it and he has complete understanding of such memorandum and articles. मैं दोबारा रिपीट करूं बेटा, अगर कोई बंदा क्या करता है बेटा? डील करता है किसके साथ बेटा? कंपनी के साथ। तो कंपनी क्या एज्यूम कर लेती है कि उसको मेमोरेंडम का नॉलेज है, आर्टिकल्स का नॉलेज है, चाहे उसने पढ़ा चाहे उसने ना पढ़ा। हाँ अच्छा, कंपनी का मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट? क्या कोई भी दे सकता है? यस, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी व्हिच कैन बी सीन बाय एनीवन। एनीवन, आप गूगल डाल दो पूरा मेमोरेंडम आ जाए बेटा, रिलायंस का पूरा आर्टिकल्स आ जाएगा, रिलायंस का किसी कंपनी का डाल दो बेटा, आप गूगल पे सब आ जाएगा। अगर आपको नहीं, अगर वैसे अगर किसी को गूगल पे नहीं आता, आप जाओ कंपनी का, डील करने से पहले आप उसको बोलो मुझे मेमोरेंडम दे, वो आपको मेमोरेंडम दिखाएगा, आर्टिकल दिखाएगा, पढ़ो उसके बाद डील करो। आपको डिनाई नहीं कर सकते क्या देने के लिए? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्यों नहीं डिनाई कर सकते? क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या मैं एमसीए के साइट पे जाके सब चीजें चेक कर सकता हूं?
हाँ पब्लिक डॉक्यूमेंट है बेटा, एमसी की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। आप जाओ, कंपनी का नाम डालो, आप बोलो मुझे इसका मेमोरेंडम चाहिए, वो आपको दे देंगे मेमोरेंडम। पैसे लेंगे, फ्री में दिखा देंगे। पैसे ले लेते, 50 रुपए ले लेते ये लोग। मतलब अगर आपको कंपनी के कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, 50 रुपए दो। अच्छा 50 रुपए सही है यार, इतना तो बनता है यार। हाँ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी बेटा, तो कोई छोटा क्लास तो अच्छा मेमोरेंडम का छोटा सा होता है, बड़ा बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है बेटा, हर चीज लिखनी पड़ती है आपको। हाँ बहुत बड़ा होगा, कोई ऐसे तो नहीं छोटा सा ये 5 लाइन में खत्म हो गया मेमोरेंडम बन गया एक पेज में। तुम समझे या नहीं समझे बेटा? अच्छा अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुना बेटा। मैंने अभी अभी आपको एक ना डॉक्ट्रीन पढ़ाया। क्या पढ़ाया मैंने आपको बेटा? इसे बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या डॉक्ट्रीन का नाम है बेटा? डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो स्टेट करता है कि दैट एनीबॉडी इज डीलिंग विद द कंपनी, वेदर और नॉट सच पर्सन रीड और अंडरस्टैंड द मेमोरेंडम और नॉट, company will presume that. What is presumed that? मान लेगी that he has the knowledge as well as he has the as well as he has read the what बेटा? Memorandum and articles of the company. इस डॉक्ट्रीन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। what is the meaning of doctrine? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं बोलते, प्रिंसिपल्स हैं ये। what is principles? डॉक्टर प्रिंसिपल सिद्धांत। नहीं समझे बेटा? तो लिखो क्या, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही एक हेडिंग देना बेटा। ऑब्जेक्ट क्लॉज को छोड़ना नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही एक हेडिंग देना, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हेडिंग इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज इटसेल्फ बेटा। हाँ ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर एक हेडिंग देनी है, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या ये स्टेट करता है? डॉक्ट्रीन क्या स्टेट करता है? व्हाट दिस डॉक्ट्रीन स्टेट्स बेटा, दैट एनीबॉडी डीलिंग विद द कंपनी, ऐसे मत लिखना, मतलब लिखना कंपनी शैल प्रिज्यूम, कंपनी शैल प्रिज्यूम दैट अ पर्सन डीलिंग विद इट, कंपनी शैल प्रिज्यूम दैट पर्सन डीलिंग विद इट की यहां पे इट का मतलब कौन है? कंपनी के साथ जो डील कर रहा है। कंपनी शैल प्रिज्यूम दैट एनी पर्सन डीलिंग विद इट हैज कंप्लीट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, हैज कंप्लीट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग of the memorandum and the articles, has a complete knowledge or understanding of memorandum and the articles, of memorandum and the articles, whether or not such person has read, whether or not such person has read सच एमओए एंड एओए। तुमने रेड ठीक लिखा ना, रेड आरईडी तो नहीं लिख देना बेटा। रेड सच मेमोरेंडम एंड एओए, इस उसको क्या बोलते हैं? इस डॉक्ट्रिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक और डॉक्ट्रिन लिखो बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही बेटा एक और डॉक्ट्रिन लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। और व्हाट इज डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन मतलब क्या बेटा? प्रिंसिपल, सिद्धांत। व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स का डॉक्ट्रिन वैसे लिख चुके हम लोग, मीनिंग तो लिख दिया। क्या होता है बेटा इसका? वो क्या है? द कंपनी विल वर्क बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट्स और द पावर्स, देन दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर्स। अच्छा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। नहीं वो तो लिख ही रखा है, अल्ट्रा वायर्स क्या होता है मैंने लिख दिया ना बेटा। अब मेरी बात को सुनना बेटा, अगर कंपनी ने बियॉन्ड द पार काम कर लिया, मान लो कर लिया, नहीं कर सकता ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं कर सकता तो इंसान नहीं करता क्या? जो इंसान को नहीं करना होता क्या तब भी वो इंसान करता है या इंसान नहीं करता? करता है। तो अच्छा कंपनी को नहीं करना बियॉन्ड द पार काम, लेकिन फिर भी क्या कंपनी कर सकती है? नहीं करती? कर देती होगी। अच्छा अगर कंपनी ने कर दिया वो काम, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट जाके काम कर दिया, तो वो जो एक्ट हो जाएगा वो वैलिड रहेगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा? दैट वुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। 4 ऑप्शन बेटा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
अच्छा कितने लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट, हाँ ये लोग करेक्ट बोल रहे हैं बेटा, दे हैव द नॉलेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा ये अच्छा एक बात बताओ ना कि इसमें दोनों गड़बड़ करें, एक गड़बड़ कर रहा है? अच्छा दोनों गड़बड़ कर रहे हैं ना। अच्छा कंपनी को पता है मुझे काम नहीं कर रहा, कंपनी कर रही है, गड़बड़ खुद कर रही है। अच्छा सामने वाले की क्या गलती? तुझे पढ़ना नहीं, तू नहीं पढ़ रहा। अच्छा तो ये वॉइडेबल होना चाहिए? नहीं, वॉइडेबल में तो हम एक को राइट दे देते ना। अच्छा यहाँ पे एक को राइट मिलना चाहिए, एक को भी राइट नहीं मिलना चाहिए। एक को भी राइट नहीं मिला, क्यों नहीं मिलना चाहिए एक को भी राइट? दोनों गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो जो भी एग्रीमेंट करोगे बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। तो लिखना है इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स के अंदर, effect of such transactions, इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, मतलब इनका इफेक्ट क्या होता है, मतलब अगर आपने ये ट्रांजेक्शन कर ली तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, उसमें लिख देना दे आर वॉइड, डायरेक्ट लिख देना वॉइड। ठीक है, आपको अगर ये आपने कर लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट्स, nobody would have any right in this case. अच्छा सेकंड पॉइंट सुना मेरी बात को बड़े ध्यान से। इसमें मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं पहले आपको एक केस बताऊं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी है बेटा जिसका काम है रेलवे के वेगन बनाना। वेगन समझते हैं आप लोग? वेगन, डब्बे बनाना। तो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलता है, पॉइंट नंबर 1, इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलता है कि दे कैन मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर वेगन। दे कैन मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर व्हाट? वेगन्स। सेकेंड पॉइंट बोलता है दे कैन डू द वर्क ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये लोग क्या काम कर सकते हैं बेटा? कौन सा काम कर सकते हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम कर सकते हैं। ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे हैं। दो बातें किसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे बेटा? एक कंपनी के। ये समझ में आया बेटा? पहले तो एक जनरल बात करते हैं हम लोग बेटा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, जैसे लेट सपोज करो मैंने बोला डॉग, कैट, रैट, और मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पे एसेट्रा। डॉग, कैट, रैट, आगे लिख दे बेटा। तो जनरली इस एसेट्रा में क्या आप लायन लिख सकते हो? कैन यू राइट द लायन हेयर? क्या एसेट्रा में लायन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बेटा? क्योंकि एसेट्रा में इस कैटेगरी के काम होंगे ना। नहीं समझे बेटा? अच्छा क्या इसके अंदर क्या कहते हैं, पैरेट आ सकता है? नहीं आ सकता बेटा पैरेट। बेटा दैट इज अ बर्ड। ये तीनों देखो दैट दे आर दी एनिमल्स। अच्छा हॉर्स आ सकता है? यस। रैबिट आ जाएगा? यस। काऊ आ जाएगा, ऑक्स आ जाएगा, बुफेलो आ जाएगा। नहीं। चीटी, आंट ना, आंट नहीं आएगा। यू डोंट मतलब ये पेट नहीं कर सकते ना आप आंट को। बट तुम उसे पालते थोड़ी ना हो। बकरी, हाँ बकरी आ जाएगा, गोट आ जाएगा। अच्छा अब मेरी बात को सुनो बेटा। बाहर 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 लड़ाएगा। अच्छा यहां पर वर्ड लिखा है। अच्छा जनरल, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का यहां पे वर्ड लिखा है। अच्छा जनरल मतलब क्या? ये कुछ भी कर सकते हैं या रिलेटेड काम कर सकते हैं? जनरल का मतलब ये नहीं हुआ कि ये कुछ भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हो? जनरल का मतलब आप क्या लेके चलोगे बेटा? कि इससे रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं। नहीं समझे बेटा? ठीक है ना? इसको भी इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं एजेस्डम जनरलिस। एजेस्डम जनरलिस ठीक से लिखा बेटा मैं, EJUSDEM जेनरिस, GENE लैटिन वर्ड। एजेस्डम जनरलिस का मतलब होता है सेम जनरेशन के लोग आएंगे। सेम जनरेशन समझते ना? एक ही। अच्छा क्या इसके अंदर
वैसे ना मैंने एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे लाइन आ सकता है, यहाँ पे ना लाइन आ सकता है वैसे, क्योंकि कैट इज अ फैमिली ऑफ लायन। हाँ दुबई में डाल पालते हैं उसको। आपको पता ना कैट इज ऑल्सो उसी की फैमिली के हैं ये। हाँ हाँ, मतलब लायन की फैमिली में कैट आती है, मतलब टाइगर की फैमिली में। अच्छा सुन ना बेटा ध्यान से, अभी आपको यहाँ पे जनरल का वर्ड पता लग गया ना बेटा। अब एक, अब मैं बोल लू बेटा। अब कंपनी, कौन बेटा, एक और कंपनी ने इससे मांगा लोन। क्या मांगा बेटा इससे, लोन। और इस कंपनी ने बोला कि मैं भी वेगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन चाहिए। किस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन चाहिए मुझे, वेगन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, लोन चाहिए। एक और कंपनी रिचे थी नाम इसका, इसने इस कंपनी से क्या मांगा, लोन मांगा। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए लोन मांगा बेटा, वेगन। इसने लोन दे दिया, इसने क्या दे दिया बेटा, लोन दे दिया। अब ये ट्रांजैक्शन है बेटा, ये विद इन द पार है या दिस इज अल्ट्रा वायर्स। अब क्वेश्चन समझ में आया। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है, एशबरी नाम है इस कंपनी का, ठीक है। एक और कंपनी, कौन, क्या नाम है बेटा इसका, रिचे। इसने इससे क्या मांगा, लोन मांगा। किस, क्या बनाने के लिए लोन मांगा, वेगन बनाने के लिए क्या मांगा, लोन मांगा। इस कंपनी ने लोन दे भी दिया। क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर है या बाहर है। तो ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका काम खुद बनाने का है या लोन देने का है, खुद बनाने का है। अच्छा इन्होंने बोला देखो वर्ड जनरल में कवर हो जाएगा लोन देना, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। जनरल का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड काम, लोन देना इसकी पावर में नहीं है। तो ये केस आता है बेटा एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिचे। किसका केस था बेटा ये, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिचे, जिसने बोला था कि आपका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेगन, आपका काम क्या नहीं है बेटा, लोन को देना। तो तब ये कंसेप्ट बना था, कौन सा कंसेप्ट बना बेटा, अल्ट्रा वायर्स। और अगर ये अब ये वॉइड हो जाएगा या वैलिड हो जाएगा, वॉइड। बिल्कुल। अच्छा क्या आप लोन दे सकते हो या लोन ले सकते हो, क्या आपके ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, यस। जैसे बैंक के ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होगा, लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नहीं समझे बेटा, बेटा ट्रेड देखो, अब नॉर्मल कंपनी का मतलब जैसे एपीएस प्राइवेट लिमिटेड है, क्या हम लोग लोन दे सकते हैं अगर हम टीचिंग में लिखा है, नहीं दे सकते ना बेटा। आप समझो फिर तो, अब फिर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम शुरू कर देगा। लोन देना क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, हाँ। अच्छा क्या हम लोग किसी को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे किसी बच्चे ने फीस नहीं, तो उसने बोला मैं 10 दिन के बाद दे दूंगा, हमने कहा ठीक है कोई बात, 10 दिन के बाद दे दूं, क्या उसे लोन ट्रीट करेंगे, नहीं, डेटर्स है वो तो। हाँ तो बेटा उसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया होगा ना आपने, नहीं समझे बेटा आप। क्या आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख सकते हो कि मैं लोन दूंगा, हाँ फिर दे सकते हैं। मतलब जब तक नहीं लिखा तब तक नहीं कर सकते, वो बियॉन्ड द पार्स है। और अगर वर्ड जनरल लिखा है तो जनरल मतलब ये नहीं होगा कुछ भी कर सकते हो आप, जनरल का मतलब क्या होगा, उससे रिलेटेड काम कर सकते हो। ये समझ में आया नहीं आया, कि कौन सा केस आया बेटा, कौन सा, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस कौन बेटा, रिच है। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो एक केस लिखवा दो तुम लोगों को या बुक से पढ़ लोगे बेटा तुम ये केस, ये लिखवा दो तुम लोगों को बेटा एक बार, लिखवा दो, एक समरी में लिखवा देता हूं बेटा, है ना। तो लिख दो क्या हुआ, एक समरी में छोटा सा लिख देते हैं। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एशबरी स्टेटेड दैट, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एशबरी, ASHBURY, एशबरी स्टेटेड दैट, ये दो बातें लिख देना। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एशबरी स्टेटेड दैट, ये दो पॉइंट लिख देना, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ वेगन्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑफ वेगन्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है ना, फुल स्टॉप। सच कंपनी गेव लोन, such company gave loan
टू अनदर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेगन्स. सच कंपनी गेव लोन टू अनदर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेगन्स. सच कंपनी गेव लोन टू द अदर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेगन्स. अच्छा अभी मुझे बोलो बेटा ये क्या कहते हैं, अब ये बियॉन्ड द पार मान जाएगा, विद इन द पार मान जाएगा. तो सच ट्रांजैक्शन was regarded as ultra wires. Such transaction was regarded as ultra wires. Such transaction was regarded as ultra wires. वो कहानी लिखा है कि उसने बोला जनरल में कवर्ड था, तो जनरल का मतलब ये नहीं, वो कहानी नहीं लिखवाई मैंने, ठीक है ना. ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा. अकॉर्डिंग टू द फेमस केस लॉ इंटर एलिया स्टेट्स दैट दिस. ठीक है ना बेटा. अच्छा एक और पॉइंट लिखना बेटा. अच्छा उसमें ही लिखते हैं, अल्ट्रा वायर्स में लिखते हैं बेटा हम लोग. अच्छा अगर मैंने अल्ट्रा वायर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली, और उसका पैसा भी दे दिया मैंने. प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसका क्या दे दिया, पैसा. अच्छा अब वो वापस हो जाएगा, अब जो हो गया वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब नहीं, लेट्स सपोज करो मैंने मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था ना बेटा. अच्छा मैं प्रॉपर्टी को, अच्छा क्या मैं एपीएस के नाम से एक इमूल प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं बेटा, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीद सकता ना. मैं एक नया ब्रांच पढ़ाने के लिए खरीद सकता हूं, बट आई कैनॉट परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट, कि मैं खरीद के रख लूंगा, जब दाम बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा. आई कैनॉट डू दैट. अगर ऐसा करना है तो मुझे अपनी कंपनी का बजट में लिखना पड़ेगा. नहीं समझे बेटा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते ना आप. ये तो फिर आप लॉ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो बस किसी तरह. हाँ हाँ बेटा, आपको हर चीज लेनी पड़ेगी, बिल्कुल करेक्ट. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज छोटा सा नहीं होता, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है बेटा. यू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. बस कुछ इंप्लाइड चीजें लिखनी होती है. इंप्लाइड चीजें मतलब ट्रेडिंग कंपनी है तो ये तो उधार में सामान खरीदेगी, उधार में सामान बेचेगी, जो ये सब चीजें लिखनी होती. जैसे एपीएस लोगों को मतलब बच्चों से फीस 10 दिन का डिले ले सकता है, ये लिखने की जरूरत है नहीं. वो तो उसके नॉर्मल कोर्स में डेटर्स हो गए ना, वो कर सकता है. लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी परचेज करना इन्वेस्टमेंट के तौर पे, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता. नहीं. क्या एपीएस शेयर परचेज करके रख सकता है किसी और कंपनी के? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ना बेटा. अगर करना है तो कहां लिखना पड़ेगा पहले, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज पे. ये समझ में आया नहीं आया बेटा? तो लेट्स सपोज करो मैंने बियॉन्ड द अपने पार जाके मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली और पैसा भी दे दिया, सामने वाले को पैसा भी मिल गया. अब ये वॉइड एग्रीमेंट है या इसको वैलिड ही मान ले? अब देखो इसमें किसी का नुकसान है या किसी का नुकसान हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नुकसान तो कुछ है ही नहीं. तो अब जो हो गया वो हो गया, जो क्या क्या बना जाएगा, जो हो गया वो हो गया, वैलिड है. अब इसको वापस रिवर्स करने का जरूरत नहीं है. हाँ अगर मैंने उधार पे खरीद लिया होता तो वापस करना पड़ता या नहीं करना पड़ता? तो लॉ कहता है कि ना उस बंदे का ना इस प्रॉपर्टी पे लियन आ जाएगा. लियन समझते हो ना, कब्जा आ जाएगा. मतलब कल को अगर आपने उसको पैसा नहीं दिया तो वो आके अपना क्या ले जाएगा, सामान उठा जाएगा. अब हाँ पैसे नहीं दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो लिख देना फुट के एक और पॉइंट लिखना अल्ट्रा वायर्स में. इफ एनी प्रॉपर्टी इज परचेज्ड, हाँ मतलब अगर पैसे दे दिए तो वैलिड ही है. फिर इसके अलावा कुछ जैसे लोन देना तो ये वॉइड हो जाएगा. हाँ हाँ पूरा. अच्छा अच्छा आपको जो बेनिफिट रिसीव होते हैं वॉइड में बेटा, आपको वापस करना होता है, वापस नहीं करना होता? करना होता है. लोन का अमाउंट तो वापस करेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो रिकवरेबल नहीं होगा. नहीं समझे बेटा? ये तो हमने पढ़ा था बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अगर आप जो भी वॉइड होता है उसके अंदर जो आपका बेनिफिट रिसीव हुआ वो आपको क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है. रिस्टोरेशन ऑफ दी बेनिफिट रिसीव अंडर द वॉइड एग्रीमेंट्स. नहीं आता बेटा? अगर वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल होते तो नहीं होता उसके अंदर. इस केस में तो ये हो ना बेटा कि जैसे इसने क्या मांगा होगा, इंटरेस्ट मांगा होगा, इसने इंटरेस्ट देने से मना कर दिया होगा. ठीक है, देखो उसने फायदा उठाया. नहीं नहीं, लॉ तो कहता है वॉइड है, आपकी भी गलती, आपने क्यों नहीं देखा? आप लोन दे रहे हो, आपको खुद सोचना चाहिए था.
तो आप अपना लोन रिकवर कर लो, बट आप क्या रिकवर नहीं कर सकते? इंटरेस्ट। हाँ तो ठीक है, तो फायदा उठाने वाली चीज है तो आप फायदा उठा ही सकते हो, क्या गलत है? इलीगल थोड़ी ना काम कर रहा है वो कोई। ये तो वही बात होगी ना, कैसे माइनर ने उधार, अच्छा माइनर आया, आप माइनर को लोन दे सकते हो? नहीं। उसने बोला मैं माइनर हूं, मुझे लोन दे दो, आपने दे दिया, तो क्या आप रिकवर कर सकते हो? नहीं। अच्छा इसमें माइनर का बेनिफिट हो गया नहीं हो गया? हो गया। हो गया तो हो गया। आपकी गलती, आपको सोच के देना चाहिए था। तभी बोल सकता है, लेकिन फिर भी तब ले सकते हो जब उसके पास पड़ा है पैसा। हाँ तभी बैनर का बेनिफिट है। हाँ तो लिखना बेटा, क्या लिखना, क्या लिखा हमने? व्हेन प्रॉपर्टी इज परचेज्ड, इस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बाय पेइंग द होल अमाउंट, द पेइंग द होल अमाउंट, देन सच ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, देन सच ट्रांजैक्शंस आर वैलिड। तो वैलिड, ठीक है, पैसा दे दिया उसने, हो गया, अब काम खत्म करो ना, क्यों इसको रिवर्स करने का जरूरत है अब? देन सच ट्रांजैक्शंस आर वैलिड एंड इन केस it's the same is purchased on credit, and in case if it is purchased on credit, then the party would have a lien on such property, then the party would have lien on such property। अच्छा क्या पार्टी अपना इंटरेस्ट ले पाएगी? नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी वापस ले सकती है। then the party would have lien on such, lien समझते? lien क्या हो जाए बेटा? कब्जा। ये समझ में आया नहीं आया बेटा? कोई डाउट यहां तक बेटा? नेक्स्ट लिखो बेटा, एक और चीज लिखो, 2 मिनट, हाँ पढ़ ले। वर्क इज वर्शिप, काम करो। खत्म ही करते हैं ना, फिर खत्म करते हैं। तूने ब्रेक किस चीज के लिए लिया है? पढ़ ले बेटा। आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्लियर हो बेटा? फोर्थ क्लॉज लिखे बेटा, फोर्थ क्लॉज लिखना बेटा, फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज समझ में आया ना, कौन सा क्लॉज चल रहा है ना हमारे बेटा? ये तो तुमने इसमें हेडिंग दे दी थी अंदर। फोर्थ क्लॉज हो जाएगा लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। अच्छा लायबिलिटी तो आपको पता है बेटा, मेंबर्स का लायबिलिटी मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड, बस ये लिख देना इसके अंदर। लायबिलिटी क्लॉज के अंदर लिख देना, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स मे बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? अनलिमिटेड। फिफ्थ लिखना बेटा, कैपिटल क्लॉज। फिफ्थ लिखना बेटा, कैपिटल क्लॉज। अच्छा कैपिटल क्लॉज में व्हाट इज कैपिटल क्लॉज? आपको अच्छा इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल आती है। अच्छा ऑथराइज आती है, इशूड आती है, पेड अप आती है, या सिर्फ ऑथराइज्ड? सिर्फ ऑथराइज्ड। अच्छा ऑथराइज मतलब क्या होता है? क्या आप इससे ज्यादा ले सकते हो? चेंज करके कर सकते हैं, यू कैन, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, चेंज करके आप ज्यादा ले सकते हो। तो लिख देना कैपिटल क्लॉज में कंटेन दी। अच्छा ये कैपिटल क्लॉज पता किस में नहीं होगा? गारंटी विदाउट शेयर में नहीं होगा। शेयर कैपिटल, सिर्फ सिर्फ शेयर कैपिटल। तो जो कंपनी विदाउट शेयर वाली होती है उसमें ये क्लॉज नहीं होता, तो वहां पे शेयर ही नहीं है तो क्लॉज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख देना कंटेन्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंटेन्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में आपका इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है ना। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है मैं लिखवा नहीं रहा, तुम लोगों को पता है ना बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम तक मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा?
ऑथराइज शेयर कैपिटल। सिक्स्थ क्लॉज लिखना बेटा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन मतलब बोले तो बेटा कि अच्छा मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने, 2, पब्लिक के लिए कितने, 7। तो ये जो मेंबर्स कौन बनेंगे सबसे पहले, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्राइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? तो जो फर्स्ट टाइम कंपनी में सब्सक्राइब करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्सक्राइबर। अच्छा सब्सक्राइबर गारंटी वाले में भी आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। सब्सक्राइबर्स चाहिए ना आपको मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में कितने सब्सक्राइबर चाहिए बेटा, 2, और पब्लिक में? तो ये एक तरह से फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। अगर शेयर वाली कंपनी तो फर्स्ट क्या होता है बेटा, ये शेयर होल्डर। और हर सब्सक्राइबर को अगर शेयर वाली कंपनी है तो मिनिमम 1 शेयर लेना पड़ता है। और कौन सी कंपनी बेटा, शेयर वाली कंपनी, तो कितना मिनिमम शेयर लेना पड़ता है, 1। ये क्लियर हो गया? तो लिख देना, सब्सक्राइबर्स आर दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, आर दी फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और मैं ये नहीं लिखवा रहा कि मिनिमम आपको 2 चाहिए, प्राइवेट में पब्लिक में 7 चाहिए, नहीं लिखवा रहा मैं। क्यों नहीं लिखवा रहा बेटा? और अगर शेयर वाली कंपनी है तो मिनिमम कितना शेयर लेना पड़ेगा, 1 सब्सक्राइबर्स को। ये क्लियर हो गया बेटा? लास्ट क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है बेटा, नॉमिनेशन क्लॉज। लेकिन नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ किस कंपनी में होगा, ओपीसी में। तो 7th क्लॉज हो जाएगा हमारा नॉमिनेशन क्लॉज। लेकिन दैट विड ओनली बी इन विच कंपनीज बेटा, ओपीसी कंपनीज। हाँ 2013 ऑनवर्ड्स, उससे पहले था ही नहीं ओपीसी कंसेप्ट। अच्छा नॉमिनेशन क्लॉज लिख दिया आपने, इन केस ऑफ विच कंपनी बेटा। अच्छा इसमें होगा क्या, विल कंटेन द नेम ऑफ द नॉमिनी, नॉमिनी ऑफ द कंपनी, नॉमिनी ऑफ द मेंबर, नॉमिनी ऑफ द मेंबर है, नॉमिनी ऑफ द कंपनी। कितने होते हैं, नॉमिनी ऑफ द कंपनी, नॉमिनी ऑफ द कंपनी। बेटा हाथ नीचे मत करना बिल्कुल भी, कतई भी। अब तुम बेटा कंपनी कहीं मर सकती है यार, हाथ खड़े करो तुम लोग यार। देखो ये देख, कितने कितने बुरे लोग हैं बेटा, कैसे हो सकता है बेटा? नॉमिनी कौन देगा, जो मरेगा वो देगा ना। कंपनी कैन नॉट डाई बेटा, हाउ कैन दे नॉमिनेट। लिख दो बेटा, कंटेन द नेम ऑफ द नॉमिनी ऑफ द मेंबर। कमाल करे तुम लोगों ने, नॉमिनी ऑफ द कंपनी। तुमसे बाहर कोई पूछे ना कहां से लॉ पढ़ रहे, मेरा नाम मत लेना भाई साहब। नॉमिनी ऑफ द कंपनी है, वाह क्या पढ़ाया है। कंपनी का भी नॉमिनी है। कंपनी कैन नेवर नॉमिनेट बेटा, व्हाई कंपनी कैन नेवर नॉमिनेट, कंपनी कैन नेवर डाई, इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहते हैं, इट विल कंटेन द नेम ऑफ द नॉमिनी ऑफ द मेंबर। बट फिर भी बाहर वाला कोई पूछ ले तो मत बोलना बेटा कुछ भी। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? एक नया हेडिंग देना बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मैं बताता हूँ टेबल एफ क्या होता है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, टेबल एफ क्या होता है। मेरी बात को सुनना बेटा बहुत ध्यान से। हमारे कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर्स है, इसको बोला कितने चैप्टर्स है बेटा, 29। कितने चैप्टर्स हमारे कंपनीज एक्ट में बेटा, और कितने सेक्शंस है बेटा? क्या हमारे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल्स हैं? जैसे एक शेड्यूल तो आपने पढ़ भी रखा होगा, कौन सा, शेड्यूल 3, जिसमें आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ते हो। ऐसे हमारे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 है बेटा, जिसमें ना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेट्स हैं। किसी फॉर्मेट है बेटा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के क्या है बेटा, फॉर्मेट है। वो जो फॉर्मेट्स हैं वो टेबल्स की फॉर्म में है। तो टेबल नंबर एफ कंटेन द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उसे हम टेबल एफ बोलते हैं बेटा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एक हेडिंग डालना बेटा, क्या हेडिंग डाली बेटा आप लोगों ने, ए इज व्हाट बेटा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये इसे कल कर लें, इसे कल कर लेते हैं। अच्छा अभी ज्यादा भागना दौड़ना मत, हम लोग टेस्ट ले लेंगे अभी, है ना? तो टेस्ट दे के जाना है ना, आधा घंटा लगेगा। हाँ कल नहीं बेटा, आज ही दे के जाना, आज टेस्ट है तो आज दे के जाओ। आज अभी 11th कल क्लास रख देंगे। हाँ कल मैं खत्म कर दूंगा बेटा कंपनी साइड 100%। मेरी सीए इंटर में भी क्लास है अभी 11:30 का, और मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो